बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। हुकूमत के लिए किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से खैर की खबरें नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट से हर आने वाली खबर हुकूमत के लिए परेशान कुन है। देखें, हुकूमत अंदाज़ा तो ये लगाई बैठी थी और हुकूमत की कोशिश तो ये थी कि किसी तरह से जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, लेकिन वो दोनों तो मुस्ताफ़ी नहीं हुए। वो दोनों याहिया अफरीदी के साथ खड़े हैं, याहिया अफरीदी साहब उनके साथ खड़े हैं। और हुकूमत जो कि पहले उस आलमी से परेशान थी जो फुल कोर्ट मीटिंग से आया, लेकिन उसके बाद जो तफसीलात हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त लाए सामने, उसने हुकूमत को उससे ज़्यादा परेशानी का शिकार कर दिया है जो वो आलामिया पढ़ने के बाद हुए थे। देखें, मामला है इडहाक जजेस का। इडहाक जजेस आपको पता ही है कि काजी फाइज ईसा लाए थे। काजी फाइज ईसा 4 इडहाक जजेस को लाना चाहते थे, 2 को लाए थे। और ये भी याद रखें कि इन दोनों के आने पर मुनीब अख्तर साहब ने तो दोनों इडहाक जजेस की मुखालफत की थी, लेकिन जो मज़हर आलम मियां खेल साहब हैं, इनकी 3 जजेस ने मुखालफत की थी। मुनीब अख्तर साहब ने, याहिया अफरीदी साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने। इन 3 जजेस ने जो है वो मुखालफत की थी। इन 3 ने इसलिए मुखालफत की थी यानी क्योंकि ये जुडिशल कमीशन के मेंबर थे और मंसूर साहब, मुनीब साहब, याहिया साहब, इन्होंने इसलिए मुखालफत की थी कि मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो इडहाक जज नहीं बनना चाहते। और उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है तो इसलिए सोशल मीडिया की तनकीद के बाद वो इडहाक जज नहीं लगना चाहते। लेकिन काजी साहब ने यह कहा कि आप उनकी मंजूरी दे दें, मैं दोबारा उनसे बात कर लूँगा। तो जजेस ने कहा कि जब एक जज खुद रिफ्यूज़ कर चुका है तो उसको आप क्यों लगा रहे हैं। और फिर एक जज जो कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया का इतना दबाव ले रहा हूँ कि मैं मतलब नहीं बनना चाहता, तो वो जब जज बन जाएगा तो फिर वो कैसे कोई प्रेशर ले सकता है। लेकिन काजी साहब ने उस वक्त लगाया क्योंकि काजी साहब और नून लीग जो हैं वो इसलिए इन दोनों को लगाना चाहते थे। एक तो मियाँ साहब बहुत बताया जाता है कि मियाँ साहब बहुत राज़ी हैं इन दोनों से, सरदार तारिक मसूद साहब से, जिस तरह के इन्होंने फ़ैसले दिए। और ख़ास तौर पे सरदार तारिक मसूद साहब ने जब आइन की किताब फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ ले जाएंगे। फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने डिलीवर किया था मिलिट्री कोर्ट्स केस में, इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने मुअत्तल किया था एजाज़ुल हसन साहब का फ़ैसला। और जो फैसला उन्होंने मुअत्तल किया था वो याहिया अफरीदी साहब भी उस फैसले का हिस्सा थे, मिलिट्री कोर्ट्स वाला 5 रुकनी बेंच का फैसला। फिर याहिया अफरीदी साहब, ये जो सरदार तारिक मसूद साहब है, वो जज हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया था, जिस फैसले में उन्होंने रोका था कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और फिर 10 तक गिरफ्तारियाँ, 12 तक जो गिरफ्तारियाँ कर रहे थे, एक केस से एक बंदा बाहर आता था, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते थे। तो उस फैसले को भी इन्होंने मुअत्तल किया था सरदार तारिक मसूद साहब ने। उसके अलावा बहुत सी खिदमात हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मामले में, उनको निकालने में इनका किरदार था और इनके इस तरह की बेतहाशा इनकी खिदमात हैं। तो सरदार तारिक मसूद साहब और खैर ये मज़हर आलम मियां खेल साहब 2 बन गए इडहाक जज। काजी साहब का ये था कि इन दोनों जजेस को काजी साहब जो है वो अहम केसेस में बिठाएंगे, लेकिन हुआ ये था कि मुनीब अख्तर साहब ने इन दोनों जजेस को महदूद कर दिया कि जो काजी साहब ने अपने उसमें लेटर में जो चार्जशीट थी मुनीब अख्तर साहब पर, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि 1100 केसेस तक इनको महदूद कर दिए गए इन 2 जजेस को। यानी उसमें मुनीब अख्तर साहब ने इस बात को मतलब यकीनी बनाया था कि ये 2 जज जो हैं ये सिर्फ जो ऐसे केसेस जहाँ पे कोई जेल में है, किसी की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपील है, कोई ऐसी जिनको जल्दी डिसाइड होना चाहिए, सिर्फ वो सुनेंगे। ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ और इस तरह के केसेस जो है ये दोनों जज नहीं सुनेंगे। तो इस पर भी काजी साहब ने बड़ा एतराज़ किया था। खैर केस टाइम गुजरता गया। अब जब काजी साहब चले गए तो पहले तो हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब ने जो एक बड़ी हैरानकुन एक चीज़ बताई है, उन्होंने किसी के व्लॉग में बता रहे थे इंटरव्यू देते हुए कि जब तकरीब अहल बरदारी की बात हो रही थी तो इन दोनों इडहाक जजेस ने अपने स्टाफ से पूछा कि हमें भी दावत आई है कि याहिया अफरीदी साहब की तकरीबी अहल बरदारी के लिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई है। इन्होंने कहा दोबारा चेक करें कि हमें आई है ही नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आई है। फिर इन्होंने कहा देखें कि हमें रिटायर्ड जजेस के साथ बिठाया जाएगा या जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी लाइन में फ्रंट पे बिठाया जाएगा या हमें पिछली सीटों पे बिठाया जाएगा। फिर उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, आपको फ्रंट रो में बिठाया जाएगा हाजिर सर्विस जजेस में। तब जाकर ये गए। अब उससे अगली कहानी हमारे दोस्त इमरान वसीम साहब ने बताई है। अगली कहानी उन्होंने ये बताई इमरान वसीम साहब ने कि फुल कोर्ट मीटिंग का एजेंडा इनको भी भेजा गया। उसके बाद ये उस जगह आकर इंतज़ार करते रह गए जहाँ पे जजेस आके, और एक तरह से आप समझ लें वेटिंग रूम, जहाँ पे जजेस वेट करते हैं मीटिंग में जाने से पहले
वहाँ पे ये इंतज़ार करते रह गए और इनको फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, इनको फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ये कहना है इमरान वसीम साहब का, और इमरान वसीम साहब ये बात मान रहे हैं कि दोनों जजेस जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हैं, ये हर्ट हैं। और अगर तो जैसे इमरान वसीम साहब ने बताया है कि ये दिल बर्दाश्ता हैं, हर्ट हैं, तो फिर ये कन्फर्म है कि अगर ज़ाहिर है किसी में भी इज़्ज़त नफ्स अगर थोड़ी सी भी हो, आप अपने आप को रख लीजिए इस जगह के ऊपर, मैं अपने आप को रखता हूँ, अगर मतलब इस तरह से हमारे साथ किया जाए कि हमें बुला के हम कहीं वेट करते रह जाएं और हमारे साथी जो हैं उनको अंदर किसी जगह बुला लिया जाए और हम मुंह देखते रह जाएं, तो इज़्ज़त नफ्स अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर होगी तो हम कहेंगे जी सॉरी, हमने ये काम नहीं करना। जब पहले इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इनमें से एक इडाक जज जो है वो 45 से 50 लाख में पाकिस्तानी कौम को पढ़ रहा है, और वजह क्या है कि मियाँ साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन 2 इडाक जजेस को जितनी मराद दे सकते हैं दें, हाजिर सर्विस जजेस की भी तनख्वाह दें और रिटायर्ड जजेस की पेंशन और मराद वो भी दें। तो अब इन 2 जजेस के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये दोनों जजेस जो हैं अब बड़ा मुश्किल है कि ये कंटिन्यू करें और ये रिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो अगर मुझसे आप पूछें तो मतलब एक तो ये ज़ाहिर है दोबारा भर्ती हुए हैं, दोबारा इनको नौकरी पर रखा गया है। मेरे से मेरी रसाई होती इन जजेस तक, अगर मेरी इनसे दुआ सलाम होती तो मैं ज़रूर अपना फीडबैक इनको देता, मैं ज़रूर इनको मैसेज करता कि सर आपको किसी सूरत आज यानी 29 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए। देखें 2 चीज़ें होती हैं ना, अगर तो ये जजेस आए थे वाकई इस उसमें आए थे कि इन्होंने आके और कोई अवाम के लिए फ़ैसले करने थे और गुड फेथ में आए थे, तो गुड फेथ में आए थे, लेकिन इनकी जब ज़रूरत नहीं है याहिया अफरीदी साहब को, तो क्यों रहें सुप्रीम कोर्ट में, चला ले याहिया अफरीदी साहब अपनी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ये क्यों कंटिन्यू करें। लेकिन अगर ये आए हैं नौकरी के लिए, अगर ये सिर्फ मुलाजमत के लिए आए हैं, सिर्फ ये तनख्वाह पाड़ने के लिए आए हैं, सिर्फ माल बनाने के लिए आए हैं, सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो फिर ये ज़रूर आज बैठेंगे ओपन कोर्ट में, ये आएंगे। और देखें वो किसे कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा याहिया अफरीदी साहब इनके साथ क्या करें, मतलब अब धक्के दे के तो निकाला नहीं जा सकता। एक अक्लमंद के लिए इशारा होता है ना कि भाई हम आपको साथ नहीं बैठाना चाहते। आपने देखा है कई बार आप मैं हम सब सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं जब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो एलीट फैमिलीज़ हैं वो ख़ुद बैठ के खाना खा रही होती हैं और साथ उन्होंने अपने जो लोग होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनको मतलब अलग बिठा के और उनको खाना खिला रहे होते हैं। तो आप और हम सब तनकीद करते हैं कि यार मतलब वो आखिर वो भी इंसान है, तो क्या हो जाएगा अगर आप उनको अपने साथ बिठा के खाना खिला लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब ये रवैया जो है कि आपने उनको बुलाना तक गवारा नहीं किया, आपने उनको अलाउ नहीं किया कि वो फुल कोर्ट मीटिंग में बैठें, तो मेरा ख्याल है अब उनका बनता यही है कि उन दोनों को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनको काजी फाइसा लाए थे और काजी फाइसा हरगिज़ 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 उनको इसलिए नहीं लाए थे कि कोई जेल पिटिशंस या जो फौजदारी मुकदमात हैं उनको उनके डिस्पोजल किया जाए, वो उनको लाए थे इसलिए कि काजी साहब 12 जुलाई को क्योंकि वो अक़लियत में आ गए थे, अब उनको जजेस चाहिए थे ताकि वो अपनी अक्सरियत बना सकें, इसलिए वो 4 इडाक जज लाना चाहते थे, जिनमें से 2 ने तो शुरू में ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो और फिर आप देखें कि इनको कहाँ पर इस्तेमाल किया, ये कहाँ पे काम आए मज़हर आलम मियां खेल साहब। मज़हर आलम मियां खेल साहब काजी साहब के काम आए ये इसमें 63 वाले केस में। क्यों? मुनीब अख्तर साहब को उन्होंने निकाला, मुनीब अख्तर साहब के बाद जो बेंच बनाया उसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, काजी फाइज ईसा साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदुखेल साहब थे, नईम अख्तर अफगान साहब थे और 5वें जज मज़हर आलम मियां खेल साहब थे। काजी साहब को अपने बाद ये 4 जज ही उनके साथ थे जिनको उन्होंने बिठाया, और इस तरह से उन्होंने मज़हर आलम मियां खेल साहब को वहाँ बिठा के 63 वाला फैसला करवाया, और वो 63 वाला फैसला था, उसी की वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह से अगर आप पोल काउंट करें तो नून लीग के 3 वोट कम हो गए। क्यों? 1 वोट हो गया काजी साहब का कम। अब ये तो रिज़ाइन ना भी करें तो ये तो तय हो गया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में नहीं बैठेंगे, ये तो तय हो गया है कि ये आम केसेस में नहीं बैठेंगे। और अब मैं आपको बताऊं, नून लीग जो प्लान किए बैठी थी कि वो 5 रुकनी बनाएंगे, 6 रुकनी बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, सरदार तारिक मसूद साहब और मज़हर आलम मियां खेल साहब, ये 6 उनका प्लान था कि ये 6 पे मुश्तमिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। लेकिन अब ये 2 तो माइनस हो गए, ये 2 माइनस हो गए। अब पीछे बच गए हैं अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब, नईम अख्तर अफगान साहब,
और मेरा नहीं ख्याल कि मुसर्रत हिलाली साहब अब जो है वो इस तरह से इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा, एक कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनेंगी। मुश्किल लग रहा है कि ज़ाहिर है वो ये तासुर, अब देखें ना, नून लीग जिन जजेस का इंतखाब करेगी तो पता ही है कि वो उनका इंतखाब क्यों हो रहा है। अब वो कौन कौन से जजेस होंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि स्पीकर ने नाम जो है वो मांग लिए हैं, जो जुडिशल कमीशन के लिए नाम उन्होंने देने हैं वो नाम उन्होंने मांग लिए हैं। तो हुकूमत के ओवरऑल 3 वोट कम हो गए हैं ओपन कोर्ट से, यानी ये 2 ये और 1 काजी फाइजी से चला गया। तो ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है नून लीग के लिए। 18 रुकनी इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 1 काजी फाइजा साहब के साथ 19 जजेस थे, और क्योंकि 17 जो पहले चीफ जस्टिस और 16 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी 17 और 2 ये ढाक 19 काजी साहब माइनस करें 18 में से आप देख लें कि 8 तो हो गए वो जजेस जिन्होंने अपने हलफ के मुताबिक मखसूस नशस्तों वाला फैसला दिया था। उसके अलावा मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने आज़ादाना फ़ैसले दिए, और याही अफरीदी साहब मतलब वो उनका 8 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई हुकूमत के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था। तो इस तरह से ये हो गए 11। तो बाकी अब शायद बिलाल हसन साहब का अभी तक नहीं किसी केस में कंफर्म हुआ कि वो किस तरफ जाते हैं, तो ये 12 हो गए। बाकी यही बच जाते हैं पीछे, यानी 3 तो मेन हैं जो काजी फायसा साहब के दोस्त हैं, जो जमाल खान दुखेल साहब, मोमिनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। अब चीज़ें कैसे आगे चलती हैं ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि या तो ये दोनों जजेस खुद रिज़ाइन कर देंगे, या ये है कि इन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि याही अफरीदी साहब इन दोनों जजेस जो हैं इनकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो मंगवाएं और देखें कि उन्होंने कितने फ़ैसले किए हैं। क्योंकि देखें ना, याही अफरीदी साहब ने 30 केसेस लगाए हैं तमाम बेंचेस के सामने। 1000 केसेस एक हफ्ते में डिसाइड करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। और फिर ये भी याद रखें कि जो 63A वाला इन्होंने बेंच बनाया था, उस पर जो मुनीब अख्तर साहब के एतराज़ात थे, उसमें मुनीब अख्तर साहब ने आर्टिकल 182 या 181 या 182 का हवाला दिया था कि उसकी खिलाफ वर्जी है कि ये जो जस्टिस मज़हर मीखेल हैं इनको उस बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया जा सकता। तो बहरहाल ये है इंटरेस्टिंग सूरत हाल, लेकिन वैसे तो आपके लिए, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन ये सूरत हाल है कि अगर ये दोनों रिज़ाइन कर जाते हैं, तो रिज़ाइन ना भी करें तो आप मेन केसेस में नहीं बैठ सकते। और तो इस तरह से इन 2 और 1 काजी फाइज हिस्सा 3 के वोट नून लीग के सुप्रीम कोर्ट में कम हो गए हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।